हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम साइकोलॉजी की एक सीरीज पढ़ रहे थे जो मैं अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको सारे टॉपिक क्लियर करवा रही थी। इससे आपका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। तो इसके लिए हमने अधिकतम टॉपिक को एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं आपके उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगला आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं विकास, डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम वो इस अपने शॉर्ट नोट के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साथ में विकास में पढ़ेंगे, जिसमें 4 तरह का जो विकास होता है। बाल अवस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन हम फोकस करने वाले हैं किशोरावस्था में विकास। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो विकास के सिद्धांत हैं, विकास के अवस्थाएं हैं, विकास के जो स्तर हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना और आप अपने नोट्स भी तैयार कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं विकास। तो विकास जब शुरू होता है तो सबसे पहले एक टॉपिक होता है बाल विकास, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट से ही हम आगे विकास को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि विकास में हम ज्यादातर 4 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। कौन सी? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और एक संवेगात्मक विकास, यानी 5 तरह का विकास इसमें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बाल विकास है, जिसमें क्रो एंड क्रो एक वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने बताया था कि जो वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाकाल किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है, वही बाल विकास होता है। दूसरी परिभाषा है जेम्स ट्रेवर की, बहुत अच्छे और बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक है। इनकी परिभाषा कई बार पूछी गई है एग्जाम में। जन्म से परिपक्व अवस्था तक के परिवर्तन का जहां अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास कहलाता है। ये किसने दी? जेम्स ट्रेवर ने की थी। और क्रोएन क्रो ने दी कि गर्भाकाल से किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, वो बाल विकास होता है। इसके अलावा जो क्रोमिनियस एक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने बताया था कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी इनकी एक पुस्तक का नाम था, जिस पर उन्होंने प्रकृति पर शिक्षा का वह बल जो कि विकास के लिए आवश्यक होता है वो बाल विकास होता है, ये उन्होंने बताया था। इन्होंने इसके लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन भी किया था। और बाल विकास के लिए जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो 3.5 साल के बच्चे पर, अपने बच्चे पर किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले अध्ययन इसका किया था। और बाल विकास के जो जनक है इसको माना जाता है स्टैनले हॉल को माना जाता है। किशोरावस्था के जनक भी स्टैनले हॉल को ही माना जाता है। ये जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन का शुरुआत किया था 1893 से, इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। इनकी 2 संस्थाएं थी, बाल अध्ययन और बाल कल्याण, जिन पर ये काम करते थे। और प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली वैज्ञानिक थे जो शिकागो के थे। 1999 में इन्होंने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला था। किसने? विलियम हिली ने खोला था। तो ये था बाल विकास के बारे में थोड़ी सी ओवरऑल जानकारी। ठीक है। इसके अलावा भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत या बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1930 से मानी जाती है, जब ताराभाई मोड़के एक वैज्ञानिक हुए थे, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने शुरू की थी। और इसके बाद गिजुबाई बहोगा ने 1920 में एक स्कूल ओपन किया था जो कि बाल विकास के लिए स्कूल था। ठीक है। बाल विकास पर किस चीज का प्रभाव पड़ता है? तो बाल विकास पर हमारी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, जो कि स्टैनले हॉल और गैसेल ने बताया था। यानी जैविक परिपक्व आनुवंशिकता या जैविक परिपक्वता है वो बाल विकास पर प्रभाव डालती है। दूसरा वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जो कि व्यवहारवादी बताते हैं। व्यवहारवादियों के बारे में हमने अधिगम में पढ़ लिया है। तो बाल विकास टॉपिक पढ़ने से पहले आप अधिगम टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, ताकि फिर आपको विकास अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो व्यवहारवादी हैं, जिनमें मुख्य रूप से बार्सन का नाम आता है, जिन्होंने बताया कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसको कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर या शैतान या कुछ भी बना सकता हूँ। तो मानसिक क्रिया के बारे में अध्ययन किसने किया था बाल विकास पर? पियाजे ने, जो इनका नाम बहुत अधिक फेमस है। और समाज या सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किसने किया था? वाइगोत्स्की। जिसमें आगे हम पियाजे और वाइगोत्स्की में विकास के सिद्धांतों का बहुत अधिक, इनका जो 2 नियम थे उनके बारे में पूछा जाता है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। बाल विकास या जो विकास है उसके क्षेत्रीय आयाम कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंतर्गत हम विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम अनुपात, आकार, गामक कौशल, शारीरिक अंग, स्नायु मंडल आदि का अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है मानसिक विकास, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, यानी हमारे ज्ञान का विकास होता है तो संज्ञानात्मक विकास भी इसको कहा जाता है, जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मृति आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा विकास है सामाजिक विकास, जिसमें हम बच्चे के समाज से संबंधित विकास कहाँ पे होता है उसका? परिवार, विद्यालय, वातावरण के अंतर्गत होता है। नैतिक विकास, जो कि सबसे ज्यादा नाम इसका कोहेल वर्ग का आता है, इसके अलावा प्याजे, मिल्लिगन ने इस पर काम किया था। संवेगात्मक विकास, जिसपे हम आगे पढ़ने भी वाले हैं,
संवेगात्मक विकास के बारे में, भाषात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, ये इसके कुछ क्षेत्र आयाम है। क्योंकि कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि विकास के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, तो आपको इनको नाम याद रखना है कि ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसके साथ एक टॉपिक और पढ़ते हैं, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, जबकि विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो अभिवृद्धि या विकास एक ही है या दोनों अलग अलग है, जिनके बारे में कई वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं भी दी है, इसका अर्थ भी बताया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास, इसका अर्थ है, अभिवृद्धि का अर्थ तो होता है ग्रोथ होता है, जहां शरीर के अवयवों में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। ध्यान रखना, अभिवृद्धि के दौरान मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी जैसे बच्चा छोटे से लेके जैसे बड़ा होता है, जो हमें दिखाई देता है वो क्या होती है, ग्रोथ होती है। लेकिन विकास क्या होता है, शरीर के साथ मन में होने वाले सभी परिवर्तन, जिसमें बच्चे के शारीरिक विकास के साथ उसका मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, ये सब विकास में आते हैं। तो यानी ग्रोथ में तो हम केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। यानी फ्रैंक एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, इन्होंने बताया था। फ्रैंक ने क्या बताया था कि सेलुलर मल्टीप्लिकेशन या कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। इसके अलावा हरलोग, जिनको कौन नहीं जानता, मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छे हुए थे, जिन्होंने विकास के बारे में बताया था कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं में गुणों को व्यक्त करता है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है, वैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे फिर बालक बनता है, फिर और ज्यादा विकास होता है और किशोरावस्था में आता है, तो बच्चे के अंदर का शुरू में शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, फिर सामाजिक विकास, फिर नैतिक विकास भी जुड़ते चले जाते हैं। तो हरलोग ने बताया कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं में गुणों को व्यक्त करता है। क्रमिक या सुसंगत परिवर्तनों की श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव से आती है, वही विकास है। यानी जो धीरे धीरे क्रमिक रूप से जो विकास होता है, यानी उसको लॉक कर दिया जाए, किसको, क्रमिक विकास को, तो वो उसकी हरलोग की परिभाषा बन जाती है। विकास में 4 प्रकार के परिवर्तन निहित है। हरलोग ने यह भी बताया था कि विकास में 4 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। कौन कौन से? एक तो आकार में परिवर्तन होता है, बच्चा छोटे से बड़ा होता है। अनुपात में परिवर्तन होता है, पहले उसकी लंबाई कम होती है, उसकी चौड़ाई कम होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बढ़ जाती है। पुराने चिन्हों का लोप होता है, नए चिन्हों का उसमें उदय होता है, यानी नई चीजें उसमें बढ़ती चली जाती है, पुरानी चीजें उसमें खो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चा कोई चीज सीखता है, उसके बाद उसको भूल जाता है, तो पुराने चिन्हों का लोप होता है, नए चिन्हों का उसमें उदय होता है। तो विकास संचयी, सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दशा का प्रभाव है। प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास में महत्वपूर्ण होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास में महत्वपूर्ण, परिवर्ती मतलब पीछे में जो विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण है। विकास लचीला होता है, विकास संशोधन योग्य होता है, यानी विकास में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे किसी का नैतिक विकास है, कोई बच्चा गलत आदत में पड़ जाता है, तो हम चाहें तो उसको अच्छे से अपने अंडर में रखकर, अपने अच्छी चीजें सिखाकर बच्चे को नैतिक विकास है उसको बदल सकते हैं, उसको अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं। तो विकास लचीला, संशोधन योग्य होता है। विकास में कौन कौन से अवयव है उनको शामिल किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हम परिवर्तन देखते हैं, परिपक्वता का अनुभव करते हैं, अनुभव देखते हैं, क्षमता या योग्यता होती है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है बच्चा, और अभिवृद्धि होती है। तो ये सब विकास के जो अवयव है उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा विकास और जो अभिवृद्धि है उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। तो मैंने अभी को बताया कि विकास के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, लेकिन जो अभिवृद्धि है उसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। विकास बच्चे का गर्भावस्था से शुरू होता है और वृद्धावस्था तक चलता रहता है, ये सतत प्रक्रिया होती है। और जो अभिवृद्धि होती है एक के बाद रुक जाती है, जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनमें 18 के बाद, और बच्चे लड़के होते हैं उनमें 21 के बाद रुक जाती है। तो परिपक्व अवस्था तक में अभिवृद्धि होती है। विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के परिवर्तन, यानी मानसिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, नैतिक है, सभी विकास होते हैं, लेकिन अभिवृद्धि के अंतर्गत शारीरिक परिवर्तन होते हैं। विकास एकीकृत होता है और अभिवृद्धि है वो एकीकृत नहीं होती है। जैसे विकास है वो संरचना प्लस कार्य फंक्शंस दोनों में होता है, लेकिन इसमें केवल स्ट्रक्चर या हमारे शारीरिक विकास से संबंधित है, इसलिए संरचना स्ट्रक्चर से संबंधित होता है। विकास इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, ध्यान रखना। और जबकि अभिवृद्धि है केवल रेखिक होती है। विकास हमारा ओवरऑल होता है, पूरा होता है, चारों तरफ से विकास होता है, यानी हमारे तन मन धन सबका विकास होता है। जबकि जो रेखिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, छोटे से बड़े होते हैं, वो अभिवृद्धि होती है। विकास के अंतर्गत रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, क्योंकि विकास के अपने खतरे भी होते हैं, क्योंकि विकास में अपने हाथ भी होते हैं। विकास में हाथ कैसे होते हैं कि रचनात्मक परिवर्तन तो कुछ हम सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, हमारे जो
ऑर्गन्स है, हमारे अंग है, वो थोड़े थोड़े क्षति होने चले जाते हैं। तो विकास है वो विनाशात्मक परिवर्तन ही होता है, लेकिन अभिवृद्धि में चूंकि एक सीमा तक किशोरावस्था का वृद्धि, युवा अवस्था की वृद्धि करते हैं, तो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन विकास के अंतर्गत होते हैं है और लेकिन जो अभिवृद्धियां केवल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। विकास का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, किसी का मानसिक विकास का, किसी के नैतिक विकास का, सामाजिक विकास का इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन वृद्धि केवल मापित होती है। जैसे किसी की कितनी इंच लंबाई बढ़ी है, चौड़ाई बढ़ी है, वो सब मापन होता है। विकास प्रारंभ और विकास प्रारंभ से ही विकास यानी गर्भावस्था से विकास होता है, लेकिन जो वृद्धि होती है, बच्चा जब सामने दिखने लग जाता है, जब गर्भ से बाहर आता है, उसके बाद उसकी वृद्धि मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखना, बिना वृद्धि के विकास संभव नहीं है। यानी बच्चे का जब वृद्धि होती है तो ही उसका विकास होता है। बच्चा जैसे शैशवावस्था में उसका मानसिक विकास कम होता है, सामाजिक विकास और भी कम है, नैतिक विकास कम है, लेकिन जब बच्चा बाल अवस्था में आता है, उसका सामाजिक विकास होने चालू हो जाता है, नैतिक विकास हो जाता है। लेकिन जब किशोरावस्था में आता है, तब बच्चा में नैतिक, सामाजिक, सब तरह के शारीरिक, संवेगात्मक सारे विकास के अंतर्गत होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि हुई, वैसे ही उसमें विकास होता है। अब हम पढ़ते हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। विकास के सिद्धांत के बारे में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छे से इनको याद कर लेना, कौन कौन से सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। सतत विकास का सिद्धांत यानी निरंतर विकास, तो ये एक सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है विकास का, जिसमें लेकिन केवल एक पियाजे नामक एक वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने विकास को अधिगम को असतत माना है, लेकिन और सब वैज्ञानिक है वो सतत विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत मानते हैं, जिसमें हरलॉक, स्किनर, बांडुरा सब आते हैं। दूसरा सिद्धांत है गति की भिन्नता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? गति की भिन्नता का सिद्धांत, जिसमें अंगों की गति होती है और दूसरा है इसकी एक अवस्था भी होती है। जैसे अंगों की गति में देखें तो सिर का विकास पहले, जबकि पैरों का विकास हमारे बाद में होता है। यानी हमारा सिर पहले टाइम तक बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद उसका विकास नहीं होता, तो पैरों का विकास बाद में होता है। दूसरा है कि अवस्था में यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था में सबसे तेज विकास होता है, फिर 2 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे का विकास धीमा होता है, 12 से 16 वर्ष की अवस्था है उसमें भी तेज विकास होता है, किशोरावस्था में फिर से तेज विकास है, फिर 16 वर्ष के बाद विकास धीमा हो जाता है। तो गति की भिन्नता यानी अलग अलग गति विकास की होती है। तीसरा सिद्धांत है विकास की दिशा, यानी विकास की दिशा को लेकर भी एक सिद्धांत है। विकास दिशा के अनुसार होता है, यानी जैसे सिर से पैर तक, ऊपर से नीचे तक विकास होता है, जिसमें सेफेलोकोडल सिद्धांत आता है, इसका शीर्षगामी आता है, जिसे मस्तकोद्गम भी आता है, अनुदैर्ध्य आता है, लंबात्मक आता है। सेफेलोकोडल यहाँ सिर से पैर तक का विकास होता है और इसको मस्तकोद्मुखी भी कहते हैं। शीर्षगामी विकास होते हैं, शीर्ष से नीचे की ओर विकास होता है, ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। तीसरा अगला पॉइंट है, अगला सिद्धांत है केंद्र से दूर या निकट दूर का सिद्धांत, प्रॉक्सिमी डिस्टल सिद्धांत जिसको बोला जाता है, यानी केंद्र से दूर और निकट दूर का सिद्धांत होता है। सबसे पहले पेट की हड्डियों का विकास यानी बीज का विकास होता है, फिर उसके बाद अन्य हड्डियों का या हमारे हाथ पैरों का विकास होता है। पहले छाती का विकास, फिर हमारे हाथ पैरों का विकास होता है, यानी केंद्र से दूर या निकट दूर का सिद्धांत प्रॉक्सिमी डिस्टल सिद्धांत जिसको कहा जाता है। तीसरा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, फिर धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है, तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है। समान प्रतिमान पैटर्न मॉडल का सिद्धांत, यानी मनुष्य जाति का विकास एक पैटर्न में होता है, पहले सिर से विकास होता है, फिर पैर की ओर विकास होता है, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत आता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी जो विकास होते हैं वो संगठित विकास का सिद्धांत भी इसको बोल देते हैं, इंटीग्रेटेड थ्योरीज भी बोलते हैं, यानी प्रत्येक विकास दूसरे विकास से संबंधित होता है। शारीरिक विकास होगा तो ही मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, तो सारे विकास एक दूसरे से संबंधित। जैसे कोई बच्चा है जो मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें जब मानसिक विकास नहीं होता है तो उसके बाद उनका सामाजिक नैतिक विकास भी नहीं होता है, तो सभी विकास एक दूसरे से संबंधित या प्रभावित होते हैं। सिद्धांत है पूर्वानुमेय या भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिडिक्शन, यानी किस अवस्था में कौन सा अंग प्रकट होगा, कौन सा विकास होगा, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, यानी पहले संपूर्ण अंगों फिर शरीर के अन्य अंगों को लाता है, अंत में दोनों में समन्वय स्थापित कर लेता है। जैसे बच्चा है पहले पूरी मुट्ठी खोलता है एक साथ, ठीक है, फिर धीरे धीरे जब वैसे बच्चे का विकास होता है तो अपनी उंगलियों को अलग अलग खोलना शुरू हो जाता है, फिर अंत में उंगली और अंगूठे को एक साथ खोलना वो सीख जाता है। तो यानी जैसे पहले उसने ऐसे मुट्ठी बंदी रहती है, उसको खोलता है, फिर धीरे धीरे अगर एक एक उंगली को खोलना सीखता है, फिर पूरा हाथ उसको खोलना फिर बंद करना उसे एक साथ सीख जाता है, तो दोनों में समन्वय स्थापित कर लेता है, यानी एकीकरण का सिद्धांत।
अगला सिद्धांत है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। स्पाइरल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यानी विकास संचयी होता है, विकास कभी भी सीधा नहीं होता है, पूर्व अनुभवों को संचित करते हुए आगे बढ़ता है। यानी बच्चा जो पहले देखता है उसी के अनुसार विकास उसका होता है। व्यक्तिगत विकास या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी अलग अलग जो व्यक्ति है, अलग अलग जो बालक होते हैं, उनका अलग अलग विकास होता है। यानी हर किसी बच्चे का विकास अलग होता है, मानसिक विकास सबका अलग होता है, सबका संवेगात्मक विकास होता है। किसी बच्चे में रोने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, किसी बच्चे में हंसने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो व्यक्तिगत विकास सबके अलग अलग होते हैं। अधिगम इंटू परिपक्वता का सिद्धांत, यानी अधिगम इंटू परिपक्वता जब मिलती है तो बच्चे का विकास होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है। अधिगम और परिपक्वता जब एक साथ मिल जाती है तो बच्चे का संपूर्ण विकास हो जाता है। भेदात्मक विकास का सिद्धांत, यानी अलग अलग विकास होता है। लड़की का विकास शुरू में तेजी से होता है, लड़की का विकास शुरू में धीमा होता है लेकिन बाद में तेज होता है। H इंटू ई बराबर डी, यानी हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट होता है। वंशानुक्रम इंटू वातावरण बराबर विकास की अंत्यक्रिया का सिद्धांत, यानी बच्चे के विकास पर वातावरण और वंशानुक्रम से जो बच्चे का विकास होता है उस पर उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। अब है, ये तो हमने देख लिया विकास के सिद्धांत जो आपको याद होने चाहिए, कई बार सीधे रूप में पूछ लेते हैं कि ये कौन सा विकास से संबंधित सिद्धांत है या नहीं है, तो ये सारे सिद्धांत आपको पता होने, या फिर ये पूछ लेते हैं किसी किसी सिद्धांत में कि इसके अंतर्गत क्या होता है। यानी जैसे पूछते हैं, अधिकतर जो क्वेश्चन आया अभी तक वो है सिर से पैर का जो विकास है उसको कौन सा सिद्धांत कहते हैं, तो सेफेलोकोडल भी बोलते हैं, और एक दिशा का विकास, दिशा का सिद्धांत इसको बोला जाता है। अब है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विकास को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले वंशानुक्रम। सबसे ज्यादा विकास को प्रभावित कौन करता है? वंशानुक्रम करता है। हेरिडिटी करती है, बच्चे की जैसे माँ बाप है वो अगर छोटे हैं, लंबाई कम है तो उनकी भी लंबाई कम होगी, अगर लंबाई अधिक है तो ज्यादा होगी। हेल्दी है तो बच्चा हेल्दी हो जाएगा। तो वंशानुक्रम का भी विकास पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसका एक परिभाषा दी गई थी जेम्स ट्रेवर के द्वारा, जिन्होंने बताया था कि माता पिता की शारीरिक व जो मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम होता है। जेम्स ट्रेवर ने क्या होता है कि ड्राइवर क्या करता है, स्थानांतरण करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण विशेषताओं का होता है वो किसने दी परिभाषा? जेम्स ट्रेवर ने दी। दूसरे वैज्ञानिक थे वुडवर्थ। तो आप कैसे याद रख लोगे इसको कि ड्राइवर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है। जन्म के समय नहीं अपितु जन्म के 9 माह पहले उपस्थित हो जाना ही वंशानुक्रम है। वुडवर्थ ने क्या बताया है कि जन्म के समय ही नहीं अपितु जन्म की 9 माह यानी स्टार्टिंग जब बीज डलता है तब से ही जो विकास है वो बच्चे का वंशानुक्रम से संबंधित होता है। और वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि जो मातृकोश है यानी मदर से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, पितृकोश है जिससे 23 क्रोमोसोम आते हैं, बराबर संयुक्त उत्पादक कोश में कितने आते हैं? 46 क्रोमोसोम्स आते हैं। 46 क्रोमोसोम आती हैं, और जब 46 क्रोमोसोम किसी बच्चे में आते हैं तो एक सामान्य बच्चा बन जाता है। लेकिन यदि उसमें कोई क्रोमोसोम की कमी हो गई, जैसे 45 क्रोमोसोम आए तो टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, यानी XO जो मुख्यतः लड़कियों में होता है जिनकी IQ 30 से 40 भी होती है। और अगर उनमें एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया तो उसमें डाउन सिंड्रोम होता है जो कि मंगोलिज्म बच्चा पैदा हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं कि कितने गुणसूत्र बच्चे में आते हैं। इस मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है। क्रम का जो अध्ययन करते हैं उसके लिए कौन कौन से मेथड को यूज किया जाता है? पारिवारिक अध्ययन किया था किसने? गॉल्टन ने। समरूपी जुड़वा एकांगी बच्चों का अध्ययन किया था गैसल थॉमसन ने किया था। असमरूपी या भूतीय बच्चों का अध्ययन भी किया था पोष्य बच्चे या फोस्टर दत्तक ग्रहण बच्चों का भी इससे अध्ययन किया गया था। ठीक है, अब है वंशानुक्रम के जो सिद्धांत है, नियम है। वंशानुक्रम के जो सिद्धांत दिए गए थे विकास के लिए, उसमें एक सिद्धांत दिया था बीज कोश की निरंतरता का नियम, जो कि बीजमैन ने दिया था। इसे उन्होंने बताया था कि जो बीज कोश होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा नियम दिया था समानता का नियम, जिसका समर्थन लॉरेंसन ने किया था। तीसरा विभिन्नता का नियम दिया, जिसमें डार्विन लेमार्क ने उत्तरजीविता का डार्विन ने बताया था कि तो उत्तरजीविता होती है योग्यतम होता है, यानी जिसकी संघर्ष करने की शक्ति अधिक होती है वही योग्य होता है, वही जो है व्यक्ति वो जीवित रहता है। प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी संतान में माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुणों का पाया जाना। जैसे कोई सांवले हैं, ब्लैक कलर के हैं, और उनका बच्चा अगर एकदम से गोरा हो जाता है तो प्रत्यागमन का नियम होता है, यानी संतान में माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुणों का पाया जाना।
अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम जो लेमार्क ने दिया था, वर्ण संकरता का नियम जो कि मेंडल ने दिया था, जिसे आनुवंशिकता के जनक भी कहते हैं मेंडल को, और इन्होंने दो नियम दिए थे, आधारभूत का नियम और प्रभावी योग का नियम इन्होंने दिया था। इन्होंने किस पे, जान मटर और चूहों पर प्रयोग किया था, जिसमें वर्ण संकर वस्तु हमेशा अपने मौलिक स्वरूप की ओर लौटती है। इन्होंने बताया था कि जो हाइब्रिड वस्तु है, जब हम हाइब्रिड का निर्माण करते हैं तो उसमें अपने मौलिक स्वरूप की ओर धीरे धीरे लौटती है। वो किसके कारण, पृथक्करण और स्वतंत्र अभिवहन के कारण ऐसा होता है, जिसमें पृथक्करण में एक गुण अप्रभावी, अगली पीढ़ी में वही गुण प्रभावी बन जाता है। स्वतंत्र अभिवहन में है कि एक गुण बच्चे का दूसरे गुण से अप्रभावी रहता है। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक थे, बायोमेट्री नियम दिया था जो गोल्टन ने दिया था। इसमें बताया था कि उन्होंने माता पिता से 50% प्रभाव होता है संतति पर, जबकि वंशानुक्रम पर पूर्वजों का प्रभाव घटते क्रम में पड़ता है। जैसे दादा दादी से 25% पड़ता है, परदादा परदादी से 12.5% प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के सारे गुणसूत्र मिलकर बच्चे को बनाते हैं। तो यानी बच्चों का जो है ये बायोमेट्रिक का सिद्धांत था। इसके अलावा वंशानुक्रम के क्या प्रभाव है, यानी वंशानुक्रम के प्रभाव किस किस पर पड़ते हैं, शारीरिक विकास पर भी पड़ता है, मानसिक विकास पर भी पड़ता है, जिसको गाइड ने बताया था, व्यावसायिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना, पहले बोलते थे जैसे बनिया का बेटा बनिया होगा, सुनार का बेटा सुनार होगा, तो इसका प्रभाव व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, जो कैटल ने बताया। सामाजिक विकास पर प्रभाव बिनशिप ने बताया। चरित्र में महानता पर प्रमाण भी दिए थे गोल्टन ने। इसके अलावा प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव सिक्लिनबर्ग ने बताया था। तो ये वंशानुक्रम के प्रभाव है जो बच्चे के विकास पर पड़ते हैं। दूसरा कारक है वातावरण, जो भी बहुत अधिक प्रभाव है जो बच्चे के विकास को पड़ता है, जिसमें सबसे पहली परिभाषा डेफिनेशन दी गई थी जे.एस. रॉस के द्वारा। उन्होंने बताया कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, क्योंकि रॉस ने सबसे ज्यादा कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो, बच्चों को जितना प्रकृति से जोड़ोगे उतना बच्चा सीखेंगे। तो जे.एस. रॉस ने हमेशा वातावरण को एक बाह्य शक्ति माना है जो हमें प्रभावित करती है। दूसरे वैज्ञानिक हुए थे वुडवर्थ, जिन्होंने इसकी परिभाषा स्टार लगा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आ जाते हैं जो बालक को जन्म से प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ ने क्या बताया था कि वातावरण के अंतर्गत के वे समस्त प्रभाव जो बालक के मतलब बच्चा जैसे वातावरण में रहता है बच्चा वैसा ही सीखता है, बालक के जन्म से प्रभावित होते हैं। जिस वर्ट एक और वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बताया था कि वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए तथा उस पर अपना प्रभाव डालती है। अगला है बोरिंग व अन्य, जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण। उन्होंने बताया था कि जीन्स जो बच्चे के माता पिता से आते हैं उनके अलावा जो प्रत्येक फैक्टर होता है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है वो वातावरण है। जे.बी. वॉटसन व्यवहारवाद थे, उन्होंने ये तो सबको पता है, इनकी एक बुक थी व्यवहारवाद। उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा मुझे दे दो, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे बना दूंगा। ये इनकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। अब वातावरण का किस किस पर प्रभाव पड़ता है, तो वातावरण का शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर सर्वाधिक प्रभावित होता है बच्चा, जिसमें विद्यालय से जो बच्चा विद्यालय में जाता है उससे जो सीखता है वो उसके मानसिक विकास को, क्योंकि बच्चा जो है जैसे अभी 3 से 4 साल का बच्चा जब विद्यालय शुरू कर देता है और एक पूरी किशोरावस्था तक बच्चा विद्यालय में स्कूल में जाता है, तो सर्वाधिक मानसिक विकास पर बच्चे पर किसका प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में बच्चा परिवार और विद्यालय दोनों में सीखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संपर्क में किसके रहता है, परिवार और विद्यालय में, जिसमें सबसे ज्यादा संपर्क परिवार से होता है। तो सर्वप्रथम प्रभावित कौन करता है, परिवार ही करता है। संवेगात्मक विकास बच्चे का, नैतिक विकास है, ये सारे विकास है वो वातावरण के प्रभाव इन पर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इनके और अधिक कुछ कार्य भी बताए गए हैं। हाँ, इसके अलावा वंशानुक्रम में वातावरण दोनों के एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये बताया था वुडवर्थ ने। H × E = D, जो हमने अभी वातावरण जो वंशानुक्रम के कारक देखे थे, सिद्धांत देखे थे, उसमें देखा था। वुडवर्थ ने बताया था कि जो वंशानुक्रम है आत्मा है और वातावरण शरीर होता है। वंशानुक्रम क्या है, आत्मा, और वातावरण शरीर है, यानी बीज और धरती होती है, जिससे प्रकृति पोषण विवाद भी इसको कहा गया था, और जिससे ही बच्चे का जो विकास है वो होता है। इसके अलावा विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक में हम देखें तो बुद्धि भी प्रभावित करती है। जैसे संवेगात्मक बुद्धि किसी बच्चे की अच्छी है तो उसका संवेगात्मक विकास अधिक अच्छा होता है। लिंक करता है, लड़कियों का विकास तेजी से होता है जबकि लड़कों का विकास पहले कम होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे हार्मोन्स भी प्रभावित करती हैं। संतुलित भोजन मिलता है, नियमित दिनचर्या है, और मनोवैज्ञानिक कारकों में हम देखें तो किसी भी चीज को करने की रुचि, इच्छा, आकांक्षा, आदतें, मूल प्रवृत्तियां हैं वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये तो आज की अवस्थाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो टोटल हम देखें तो विकास की 10 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से इसमें 4 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो गर्भावस्था है जिसमें जैसे ही बच्चे का माँ के पेट में बीज पड़ता है तब से इसकी शुरुआत हो जाती है, तो विकास का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। जिसमें बीज होता है वो 0 से 2 वीक तक जो एग के आकार में रहता है, जिसे युक्ता कहते हैं। फिर उसके बाद वो बीज है, 2 वीक के बाद भ्रूण बन जाता है, तो 2 वीक से 2 मंथ तक उसको एम्ब्रियो कहते हैं, जिसमें शरीर के अंगों का निर्माण होता है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म 3 स्तर बनते हैं। इसके बाद बच्चा 2 मंथ के बाद गर्भावस्था में आ जाता है। 2 मंथ से लेके जन्म तक गर्भावस्था में रहता है, क्योंकि 2 मंथ तक बच्चे का अधिकतर विकास जो अंग वगैरह है उनका विकास हो जाता है। तो 2 मंथ से जन्म तक गर्भावस्था में बच्चे का विकास माना जाता है। तो ये अवस्था मानी जाती है। गर्भावस्था कितने मंथ की मानी जाती है? 2 मंथ से लेकर जन्म तक की मानी जाती है। इसके अलावा शैशवावस्था, अगली अवस्था आती है शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था आती है। तो शैशवावस्था जिसे 0 से 5 से 6 वर्ष की अवस्था माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे 0 से 2 वर्ष की अवस्था भी कहते हैं, कुछ इसे 2 से 5 वर्ष की अवस्था भी मानते हैं। पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था भी इसको कहती हैं। तो कौन ने वर्गीकरण दिया था? उसमें 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था उन्होंने माना था, जबकि जो सैली नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने 0 से 5 वर्ष की अवस्था को माना था। रॉस ने 0 से 3 वर्ष की अवस्था को माना था। हरलॉक ने 0 से 2 सप्ताह और कॉलसॉनिक ने 0 से 4 सप्ताह तक की अवस्था को जो है शैशवावस्था माना था। हालांकि कई बार इनके वर्गीकरण पूछ ले जाते हैं कि कौन सी अवस्था या फिर कॉलसॉनिक के अनुसार शैशवावस्था कितने वर्ष की होती है, इस तरह से पूछ लेते हैं। इसके लिए आपको याद होने चाहिए। शैशवावस्था, सबसे पहले इसकी हम देखें विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास है वो तीव्रता से होता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, तो इसमें बच्चे का डेवलपमेंट भी तेजी से होता है, शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता। गुड एनएफ एक वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने बताया था कि बालक का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। तो गुड एनएफ की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। बालक का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा वो प्रथम 3 वर्षों में ही कर लेता है। दूसरा है कि जो शैशवावस्था है उसे काल्पनिक जगत में निवास करता है। बच्चा कौन सी किसमें रहता है? काल्पनिक जगत में रहता है। इसमें आत्म प्रेम या नार्सिसिज्म पाया जाता है। फ्रायड ने बताया है, इंपॉर्टेंट है, आत्म प्रेम या नार्सिसिज्म इसमें होता है। एक किशोर अवस्था में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? शिशु अवस्था में बच्चों में आत्म प्रेम, यानी अब से अपने आप को वो प्रेम करते हैं, यानी उनको सब कुछ चाहिए, वो अपने हिसाब से चाहिए होता है। आत्मगौरव होता है, यानी ओवर एक्टिंग की अवस्था भी इसको कहा जाता है, यानी अपने आप क्रिया को बड़ा चलाकर दिखाना। जैसे हम बोलते हैं किसी बच्चे को, बच्चा डांस, ये देखो ये कितनी अच्छा डांस करता है, तो वो बच्चा उस चीज को बार बार करता है क्योंकि उसमें ओवर एक्टिंग की क्रिया अधिक होती है, यानी आत्मगौरव अधिक होता है। नैतिकता का, क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं होता तो बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। दोहराने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, यानी आप जैसा बोलोगे बच्चा उस चीज को वापस से रिपीट करता है, या फिर जो काम करते हो बच्चा उसको रिपीट करता है। दोहराने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बच्चा इस टाइम बहुत कैचिंग पावर बहुत अधिक होती है कि आप जैसा करते हो उस चीज को देखकर वो वैसा ही करने की कोशिश करता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार होता है, यानी इसमें जो मूल प्रवृत्ति है क्या होती है बच्चे मुख्य रूप से इस टाइम बच्चा क्या क्या जानता है, कौन सी प्रवृत्ति अधिक होती है उसमें क्रोध अधिक होता है, रोना होता है, हंसना होता है, तो उन्हीं पर आधारित वो व्यवहार करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है बच्चे में। सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। सीखने से मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज को आप उसके सामने रखो तो उसे ये लगता है कि ये क्या है, क्योंकि वो पहली बार देखता है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसमें होती है। और इसके अलावा इसमें बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है। कोई भी चीज हो देखे, जैसे कोई दोहराने की, और बच्चा जैसे आप मम्मी बनते हो, पापा बनते हो, तो उसको अनुकरण करता है। आत्म केंद्रित होता है, यानी बच्चा, हमने ये प्याजे में भी देखा था कि बच्चा आत्म केंद्रित होता है, यानी अपनी कही वही बात को ही सही मानता है। काम प्रवृत्ति अधिक होती है बच्चे में, जो फ्रायड ने बताया था कि शिशुअवस्था में काम प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। संवेगों की अभिव्यक्ति करता है बच्चा। सहज प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें सामाजिकता का अभाव होता है। ध्यान रखना, बच्चे में 3 नैतिक विकास और सामाजिकता का अभाव होता है, क्योंकि बच्चे का जो नैतिक विकास है, वो सामाजिक विकास है, वो 3 वर्ष के बाद शुरू माना जाता है। यानी बच्चा थोड़ा बहुत बाहर के लोगों के साथ मिलना, खेलना, जुलना, वो 3 वर्ष के बाद शुरू करता है। शैशवावस्था एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है, और इसमें नकारात्मक जो व्यवहार आते हैं बच्चे में 2 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चा 2 वर्ष तक कुछ भी यहाँ ना करना नहीं जानता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद बच्चा ना करना, मना करना,
किसी चीज को नहीं अपनाना, वो सब चीज सीख जाता है, नकारात्मक व्यवहार उसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये तो थी बच्चे की शैशवावस्था की विशेषता। इसके अलावा बच्चे की जो शैशवावस्था है उसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो क्या है इसकी विशेषता में, जीवन की आधारशिला में महत्वपूर्ण काल इसको बोला जाता है। कौन कौन सा जीवन की आधारशिला और महत्वपूर्ण काल इसको बोला जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, किसने कहा था, पियाजे ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, अतार्किक चिंतन की अवस्था, क्योंकि इसमें कोई तर्क विचार नहीं होते, तो ये अतार्किक चिंतन की अवस्था है, ये पियाजे ने बताया था। बक्की अवस्था, कुछ ना कुछ बोलना बोलना, यानी बच्चा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। पूर्व बाल्यावस्था भी इसको बोला है, ब्रूनर ने इसको बोला है। बक्की अवस्था किसने बताया, ब्रूनर ने बताया। खिलौनों की आयु इंपॉर्टेंट है, खेल की आयु बाल्यावस्था को बोलते हैं, लेकिन खिलौनों की आयु, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे को खिलौने पसंद होते हैं, तो खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। सीखने का आदर्श काल, बैलेंटाइन ने बताया था, आप इसको कैसे याद रखोगे, जो बैलेंटाइन थे सबसे ज्यादा आदर्श सिखाते थे, क्योंकि तो सीखने का आदर्श काल किसने कहा था, बैलेंटाइन ने इसको कहा था। बालक में जन्मजात शुद्धता आती है, रूसो ने बताया था। रूसो से शुद्धता ले लेता है, बालक में जन्मजात शुद्धता होती है, रूसो ने बताया था। खतरनाक काल या पीली काल बोला है हरलॉक ने, लॉक लगाया किसने, पीली या खतरनाक काल पर। पराधीनता की अवस्था, पर निर्भरता होती है बच्चों में पूरी तरह से। 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर में मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील है, न्यूमैन ने बताया था। न्यूमैन ने नया बताया, बालक के शारीरिक में मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील है, वो न्यूमैन ने बताया। फ्रायड, बालक को जो कुछ बनना होता है वह 5 वर्षों में बन जाता है। तो फ्रायड की इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि बालक जो कुछ बनना होता है, जिस दिशा में उसको जाना होता है, वो 5 वर्षों में बन जाता है। क्रो एंड क्रो, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा था, ये ध्यान रखना। शैशवावस्था को 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा था, क्रो एंड क्रू ने कहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी है कि शैशवावस्था को कौन कौन सी अवस्था कहा जाता है। शिक्षा की बात करें तो चूंकि बच्चा स्कूल या तो शुरू करता है या फिर अभी घर पे ही होता है, तो उसका परिवार ही उसकी शिक्षा होती है। तो वातावरण या व्यवहार सहयोगी होता है, जिज्ञासा संतुष्टि होती है, मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, मातृभाषा से शिक्षा मिलती है, वास्तविक की शिक्षा होती है ये, क्योंकि उसे परिवार से मिलती है, आत्मनिर्भरता आती है बच्चे में, क्रिया या खेल विधि का प्रयोग करता है, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास करता है, करके सीखना पर जोर देता है, चित्र व कहानियों के माध्यम से पढ़ना, यानी कुछ भी करना हो बच्चा खुद करना सीखता है, तो चित्र व कहानियों के माध्यम से पढ़ना सीखता है। और भाषा विकास की संवेदनशील एज इसको कहा जाता है, यानी पूर्व बाल्यावस्था अवस्था भी इसको कहा जाता है, जिसमें भाषा विकास की संवेदनशील एज होती है, यानी बच्चा धीरे धीरे उसमें जिस वातावरण में रहता है, जैसे अगर आप हिंदी के वातावरण में हो तो बच्चा हिंदी सीखेगा, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, मराठी है तो मराठी, इस तरह से उसका भाषा का विकास, और जैसी भाषा आप बोलोगे बच्चा वैसी ही आपकी अनुकरण करेगा, वैसी भाषा सीखेगा। तो भाषा विकास की संवेदनशील एज किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। हमारी आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसको बाल्यावस्था कहा जाता है, जिसमें 6 से 9 वर्ष की अवस्था है उसे संचयी काल भी कहा जाता है। 10 से 12 वर्ष का है वो परिपक्व या मैच्योरिटी काल भी इसको कहा जाता है। यानी 2 अवस्थाएं, 6 से 12 वर्ष में बच्चे की 2 बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में डिवाइड किया जा सकता है। जीवन काल, अब इस अवस्था को क्या क्या नामों से जाना जाता है, तो जीवन का निर्माण काल या रचनात्मक काल भी कहा जाता है, जिसमें क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी करता है, तो बच्चे में नई नई चीजों का, नई नई कहते हैं आदतों का विकास होता है। तो फ्रायड ने इसको जीवन का निर्माण काल या रचनात्मक काल कहा था। अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी इसको कहा जाता है, जिसे किसने कहा था, कॉल या ब्रुश ने कहा था, अनोखा काल होता है। मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल, ये रॉस ने बताया था, इंपॉर्टेंट है। मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल कौन सा है, बाल्यावस्था, जिसे रॉस ने बताया था। वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है इसमें बच्चा, जिसमें मूर्त रूप से जो परिचालन जो देखता है उसका चिंतन शुरू कर देता है। तो इस अवस्था को बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष की अवस्था भी कहा है, जबकि जो मूर्त परिचालन अवस्था किसने कहा था, पियाजे ने। जबकि शैशवावस्था को क्या कहा था उन्होंने, अतार्किक चिंतन की अवस्था, और बाल्यावस्था को क्या कहा है, मूर्त परिचालन की अवस्था किसने, पियाजे ने कहा था। आगमन चिंतन या तार्किकता की अवस्था भी इसको कह सकते हैं। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है, किलपैट्रिक ने, इंपॉर्टेंट है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। विद्यालय की आयु कहा जाता है इसे बाल्यावस्था को 6 से 10 वर्ष की बच्चा, ब्लेयर जॉनसन ने बताया कि इस काल में ही बच्चा स्कूल जाना और अच्छे से स्कूल में रहना सीख जाता है, तो विद्यालय आयु इसको कहा जाता है।
सारा साई भी कहा गया है, गंदी आयु भी इसको कहा गया है। इसके अलावा टोली एज, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर वाले अवस्था को टोली एज कहा जाता है। सामूहिक खेल रुचि अवस्था भी इसको कहा जाएगा। ठीक है। समलैंगिकता मित्र, यानी बच्चों में इस टाइम देखना आप, जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है अपने ही एज के बच्चों से और अपने ही लिंग के बच्चों से दोस्ती करने की, यानी लड़के लड़कों से, लड़की लड़कियों से दोस्ती करती है। इस अवस्था में समलैंगिक मित्रता पाई जाती है। इसको स्ट्रॉन्ग एज या उत्पाती अवस्था भी कह जाते हैं। बच्चा सबसे ज्यादा शैतानी करता है वो इसी एज में करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एज भी इसको कहा जाता है। चुस्ती आयु भी इसको कहा जाता है, यानी स्मार्ट एज कहा जाता है। भाषा विकास की सबसे, यानी सबसे ज्यादा बच्चा अच्छी बुरी गाली देना या अच्छे संस्कार सीखना सब इसमें सीखता है, तो भाषा एक विकास की सर्वश्रेष्ठ एज भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं देखें हम तो अब शारीरिक मानसिक विकास की स्थिरता हो जाती है, यानी बच्चे का शारीरिक विकास भी कम होता है, मानसिक विकास भी कम होता है। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, क्योंकि पूछने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा होती है, किसी भी चीज को जानने की प्रवृत्ति होती है तो प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। सामाजिक व नैतिकता का सर्वाधिक विकास होता है, क्योंकि बच्चा परिवार से आगे निकल के विद्यालय से मित्रों के, टीचर के संपर्क में आता है, तो सामाजिक विकास होता है और नैतिकता का भी विकास इसके अंतर्गत होता है। आत्मनिर्भरता आती है, बच्चा कुछ चीजें खुद से करने लग जाता है। वास्तविक यथार्थता में प्रवेश करता है, यानी वास्तविकता में उसको आता है। जैसे हम पहले बोलते थे कि चिड़िया ये चीज को ले गई, हम बोलते हैं छोटे बच्चे को चिड़िया ले गई, लेकिन वो इस एज में आके समझता है कि ऐसा कोई चिड़िया वड़िया कोई चीज नहीं लेती है, मम्मी छुपा के रख देती है। संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है। काम प्रवृत्ति न्यून होती है, क्योंकि इस टाइम बच्चे की जो गंदी हरकतें हैं बिल्कुल कम हो जाती है। इस टाइम बच्चा अब वैसे भी समलैंगिक मित्रता आ जाती है, तो काम प्रवृत्ति इसमें सबसे कम होती है। रचनात्मक वो संग्रह प्रवृत्ति होती है बच्चे में, हर चीज को जोड़ना, जैसे आप टॉयज ला के रखोगे तो सारे खिलौनों को भर भर के रख लेगा, भर भर के रख लेता है, उसकी संग्रह प्रवृत्ति, हर चीज को जोड़ के रखने की प्रवृत्ति होती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है अधिकतर बच्चों की, कहीं पे भी ले जाओ किसी के साथ खेलने लग जाएंगे, किसी के साथ बोलने लग जाएंगे, तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है। काल्पनिक भय अंत होता है, यानी बच्चा जो से अब जैसे जब अब तक जो बच्चा चीजों से डर रहा था, जैसे घर में भी अंधेरे में जाते डरता है, ऐसा लगता है उसे कि भूत है, डरता है, तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं और बच्चा अब सीख जाता है कि काल्पनिक ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। भविष्य की चिंता नहीं है लेकिन इस खेल में, क्योंकि बच्चा कहते हैं ना सबसे अच्छी एज बोली जाती है इस एज को, जिसमें बच्चा केवल खाता खेलता है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो भविष्य की चिंता भी इसको नहीं होती है। उनका विकास और शुरू हो जाता है। स्थायी भाव जैसे आदर, दूसरों का पैर छूना, आत्मसम्मान है, जैसे किसी ने इंसल्ट कर दी तो उसे बुरा लगता है, तो देशभक्ति है। सबसे ज्यादा देशभक्ति बच्चे की बाल्यावस्था में ही आती है। इस टाइम अगर वो ऐसी मूवियों को देखेगा, ऐसी किसी भी चीज को देखता है देशभक्ति से जुड़ी हुई, तो उसका देशभक्ति का विकास होता है, शुरू हो जाता है। जैसे बच्चों में जैसे राष्ट्र गीत के प्रति सम्मान आ जाता है, झंडे के प्रति सम्मान है, फ्लैग के प्रति आता है, तो ये सारी चीजें देशभक्ति शुरू हो जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण, बस उस जगह उसको हर जगह घूमना है, मतलब घर में रहने की प्रवृत्ति कम होती है, इस टाइम में बच्चों को घूमना अच्छा लगता है। मानसिक रुचियों में परिवर्तन होता है, तार्किक या वैज्ञानिक हो जाती है, यानी कभी बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कभी बोलेगा मुझे आर्टिस्ट बनना है, कभी बोलेगा इंजीनियर बनना है, तो उसके हर महीने या 2 महीने में मानसिक रुचि चेंज होती है। कभी किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, कभी किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। एजुकेशन की बात करें तो रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम इसके लिए बाल्यावस्था के विकास के लिए होना चाहिए, ताकि इंटरेस्ट करके बच्चा पढ़ सके। भाषा विकास पर भी बल देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भाषा का विकास इस अवस्था में होता है। संवेगों की अभिव्यक्ति पर भी बल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे में नए नए संवेग हैं वो इस टाइम डेवलप होते हैं। रचनात्मक संग्रह को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्रिएटिविटी अधिक करता है, चीजों को जोड़कर रखने की प्रवृत्ति होती है, तो इससे रचनात्मकता संग्रह प्रोत्साहन बढ़ावा देना चाहिए। पर्यटन या स्काउटिंग भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, तो बच्चे को जैसे स्कूलों में भी एक या 2 जगह पे घूमने ले जाना, ऐसी अच्छी चीजें दिखाना बच्चे को, तो ये सारी व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। जो भी कुछ पूछे, चाहे वो माँ बाप से हो, चाहे टीचर से हो, किसी से भी हो, उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि जरूर करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा क्या सोचता रहता है। क्रिया व खेल विधि इसके लिए यूज करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा खेल पसंद होता है, तो क्रिया और खेल विधि का इनके लिए उपयोग करना चाहिए। तो ये थे बाल्यावस्था के कुछ विशेषता, उनके नाम और उनको शिक्षा में कैसे उनको उपयोगी बनाया जा सकता है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे किशोरावस्था, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा भी है। इसमें कुछ सिद्धांतों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, नियम भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप अच्छे से देखना, पूरी देखना, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, लाइक कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी वीडियो का आपको फायदा मिल सके। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, जहां तक कोशिश करूंगी मार्च के महीने से पहले
मैं साइकोलॉजी आपकी पूरी कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि जैसे विकास है इसकी 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ ही फिर इसके 2-3 जो टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक इसके रहेंगे, और हम फिर आईसीटी भी कोशिश करूंगी कि मार्च तक ही आपकी कंप्लीट करा दूं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। बाय बाय।